नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम कर रही हूँ। इधर जो वीडियोस मैं लेकर के आ रही हूँ थोड़ा नेचुरली थोड़ा गैप हो जा रहा है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिर भी मैं जो वीडियोस लेके आ रही हूँ वो स्ट्रैटिफिकेशन पे लेके आ रही हूँ, स्ट्रैटिफिकेशन के अलग अलग थ्योरीज को लेके आ रही हूँ। पहले मैंने मैक्स वेबर की थ्योरी को लिया, फिर हमने मॉडर्न सोशलॉजिकल थ्योरी जो है उसको मैं पॉइंट आउट की कि मॉडर्न सोशलॉजिकल थ्योरी में रुंसी मैन की थ्योरी को मैं लेकर के आई। और आज जो हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी में इंडियन पर्सपेक्टिव को देखेंगे कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में किस लोगों ने काम किया, किन किन लोगों ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के थ्योरी पे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ आज मैं दूंगी इस पे मटेरियल, क्योंकि बहुत ब्रॉड टॉपिक है और नहीं चाहती हूँ कि बहुत हल्के फुल्के में नोट्स दे के आपको निकल जाऊं, क्योंकि जितने भी बहुत कम मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत कम आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मुझे। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग चैनल पे जा करके भी नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, वॉट एवर बी द रीजन बिहाइंड दैट। बट जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सबका यही कहना है कि मैम आप बहुत डिटेल में पढ़ाती हैं, जो हमारे करियर के लिए, हमारे सोशियोलॉजी के नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। तो आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना ट्रैक यही रखूंगी, मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए अपने ट्रैक को नहीं चेंज करूंगी। जितने लोग भी रहे नॉलेज आपको मिलता रहे, बस यही मेरी मतलब यही मेरा प्रयास रहता है कि मैं बहुत डेप्थ में आपको जा करके चीज़ों को दूं। तो आज जो हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन के इंडियन पर्सपेक्टिव को देखेंगे कि इंडिया में किन किन लोगों ने काम किया, इसका सेकंड वीडियो भी आएगा, वो मे भी छोटा हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। फिर तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रेफरेंसेस मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ही दूंगी, क्योंकि जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रेफरेंसेस आप लोग को दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि जो स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी है उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स के और वेबर के स्ट्रैटिफिकेशन को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर एक हम लोग पहले क्विक एक देख लेते हैं डिफरेंस की कार्ल मार्क्स के और मैक्स वेबर की थ्योरी में बेसिकली डिफरेंस क्या है। क्योंकि इंडिया में जो स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी पे काम हुए हैं वो या तो मार्क्स की थ्योरी को बेस बना करके हुआ है या फिर वेबर की थ्योरी को बेस बना के हुआ है, या कुछ लोग ने दोनों की ही थ्योरी को मिक्स करके और फिर स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी को डेवलप करने की का प्रयास किया है इंडियन पर्सपेक्टिव में। मैं यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करती हूँ। तो एक फट से डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें ये देखते हैं कि मार्क्स वॉज फॉर अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ क्लास एंड स्ट्रैटिफिकेशन। तो जो मार्क्स थे वो फेवर करते थे रिवोल्यूशनरी चेंज को। पूरा मार्क्स की थ्योरी ना इस पे डिपेंड है। जब हम क्लास स्ट्रगल को देखते हैं और उनके सोशल चेंज की थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसमें यही देखते हैं ना कि मार्क्स जो है वो रिवोल्यूशनरी चेंज लाना चाहते थे, क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। और उसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो और ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, पूंजीवादी सत्ता जो है, उसको उखाड़ करके फेंक दो। ये रिवोल्यूशनरी चेंज की मार्क्स हमेशा से बात करते हैं, रिवोल्यूशनरी एक्शन की बात करते हैं। बट जो वेबर है, वेबर एडवोकेटेड मोर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। पर वेबर ने रिवोल्यूशनरी पैटर्न अडॉप्ट नहीं किया, वो स्टेबल तरीके से सिस्टम में बने रहना चाहते थे। कि उनका कहना था कि सिस्टम जो है वो स्टेबल बन करके ही सोशल चेंज की तरफ आगे बढ़े। फॉर मार्क्स क्लास वॉज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर। जो भी सामाजिक और राजनीतिक शक्ति होती है उसके पीछे क्लास जो है वो मूल काम करता है, क्लास जो है वो बेसिक रोल प्ले करता है। क्योंकि उन्होंने हमेशा से कहा है ना कि जब भी सोसाइटी चेंज हुई तो उसके पीछे कारण क्या थे, उसके पीछे कारण थे क्लास का एग्जिस्ट करना और उस क्लास में कन्फ्लिक्ट होना। उन्होंने कहा है कि प्रिमिटिव सोसाइटी को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से जितनी सोसाइटी आई, वो एंशिएंट सोसाइटी हुई या फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी हुई, एग्रीकल्चरल सोसाइटी हुई, इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल, कोई भी सोसाइटी हुई, हमेशा से दो क्लास रहे हैं और उन क्लास में कन्फ्लिक्ट हुआ है जिसकी वजह से सोशल चेंज आया है। वेबर क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर्स वर नॉट ओनली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस ईच अदर। जहां मार्क्स इकोनॉमिक रीजन को बेस बना करके सोशल चेंज की बात करते हैं कि सोशल चेंज के पीछे
क्लास का रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, और क्लास में क्या है, इकोनॉमिक की वजह से, मतलब जिसके पास जो सत्ता का केंद्रीकरण है वो अपर क्लास में आ जाता है, जिसके पास प्रोडक्शन नहीं है, मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, वो लोअर क्लास में आ जाता है। इस तरह से वो स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो वो मार्क्स जो है वो बेसिकली इकोनॉमिक रीजन को मेन मानते हैं, बट वेबर कहते हैं कि इकोनॉमी के साथ साथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर्स वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल चेंज। ये मानते हैं कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल ये भी इंपॉर्टेंट है इक्वली। Marx characterized a class society by contradiction between the rich and poor or bourgeois and the proletariat। ये आप जानते हैं कि मार्क्स हमेशा से bourgeois और proletariat, जो बुर्जुआ वर्ग है और जो सर्वहारा वर्ग है, उनके बीच जब क्रांति हुई है तब सोशल चेंज आया है, वो इसको मानते हैं। वेबर थॉट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर्स आर थ्री डायमेंशंस ऑफ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एंड हायरार्की। जहां मार्क्स सिर्फ क्लास को स्ट्रैटिफिकेशन का आधार बता रहे हैं और इकोनॉमिक कंसंट्रेशन को क्लास का को स्ट्रैटिफिकेशन का बेस बना रहे हैं, वेबर इन सिर्फ इकोनॉमी के साथ साथ सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर्स को भी स्ट्रैटिफिकेशन का बेस बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मैं एक मार्क्स वेबर सिंड्रोम पे चर्चा की कि किस तरह से मार्क्स और वेबर के थ्योरीज में डिफरेंस है, क्योंकि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरीज इंडिया में डेवलप हुई है वो बेसिकली इधर मार्क्स की थ्योरी को अडॉप्ट करके चली है या वेबर की थ्योरी को अडॉप्ट करके चली है, या दोनों की ही थ्योरी को मिक्स करके यहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी को डेवलप किया गया है। तो ये आपने ऑब्वियसली पढ़ चुका है, पहले से ही पढ़ लिया है मार्क्स को और वेबर को। But here I want to discuss the social stratification theory in terms of Indian perspective. So before that we have to study about the Marx and Weber's syndrome, in which I'm trying to discuss the difference between the Karl Marx and Weber theory, the basic difference between the Karl Marx and Weberian theory. Okay, now I think you have to understood, you have to the clear ऑल द कॉन्सेप्ट्स, सारे क्लियर हैं आपको ये कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं वेबर्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। ओके, वेबर का क्या इम्पैक्ट है, मतलब वेबेरियन अप्रोच का क्या इम्पैक्ट है इंडियन सोसाइटी में। तो वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हैज इन्फ्लुएंस सेवरल स्कॉलर्स इंक्लूडिंग, इंडिया में बहुत सारे स्कॉलर्स पे इनका इफेक्ट पड़ा है। देयर आर मेनी स्कॉलर्स ऑफ इंडियन स्कॉलर्स बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेबेरियन अप्रोच, लाइक आंद्रे बिताई, अनिल भट्ट, पीसी अग्रवाल एंड केएल शर्मा। ये जो थे ये बेसिकली वेबेरियंस अप्रोच से इफेक्टेड थे। तो क्या है आगे कि क्लास एंड पावर अलोंग विथ कास्ट were considered as an economic and political dimension of social inequality and hierarchy। आपने वेबर के अप्रोच को पढ़ा है, वो क्या बात करता है, वो बात करते हैं क्लास, स्टेटस एंड पावर, दीज आर द थ्री डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। वेबर का कहना है कि जो भी सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन है, द स्ट्रैटिफिकेशन विच एग्जिस्ट इन सोसाइटी इज ड्यू टू थ्री रीजंस। द वन इज क्लास, द सेकेंड इज स्टेटस एंड द थर्ड वन इज पावर। क्लास, स्टेटस एंड पावर, यही लाइन यहाँ पर कही गई है। Some scholars looked at caste from a class point of view। यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स ने क्लास को और कास्ट को थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करने की कोशिश की है। कास्ट, क्लास एंड क्लास कॉन्शियसनेस, क्या लिखा है, कास्ट, क्लास, कास्ट एंड क्लास कॉन्शियसनेस, पावर स्ट्रक्चर, value orientations were taken as a focal point to examine the relevance of caste model of Indian society। इंडियन सोसाइटी में जब भी देखिए, इंडियन सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन का बहुत बड़ा आधार कास्ट है। अगर हम कास्ट को यहाँ पर मिस कर दे और तो स्ट्रैटिफिकेशन को पढ़े इंडियन सोसाइटी में, नेवर पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कास्ट तो यहाँ पे के जड़ जड़ में बसा हुआ है ना। हर जगह तो जाति की ही बात होती है और जाति के आधार पर ही तो यहाँ पर स्तरीकरण है, स्ट्रैटिफिकेशन है। मतलब जो अपर कास्ट में है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अपर स्ट्रेटा पे है, जो लोअर कास्ट में है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के लोअर स्ट्रेटा पे है। तो हमें जब भी इंडियन सोसाइटी को एनालाइज करना होगा in terms of stratification, we always use the concept of
कास्ट, हमें कास्ट को बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, पावर स्ट्रक्चर को लेना पड़ेगा, क्लास कॉन्शियसनेस को लेना पड़ेगा। ये सब फोकल पॉइंट है इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए। आंद्रे बितई क्या कहते हैं, यहाँ पर मैंने सबसे पहले आंद्रे बितई का कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत नाम आप सुने हैं। आंद्रे बितई द डिस्टिंक्शन मोड ऑफ बेतई या बेतले कहीं बोला जाता है, बिटवीन द कास्ट क्लास एंड पावर। याद रखिएगा इनका कॉन्सेप्ट है कास्ट क्लास एंड पावर को लेकर के, ठीक है, कास्ट क्लास एंड पावर बेस्ड ऑन वेबर्स फ्रेमवर्क ऑफ क्लास स्टेटस एंड पार्टी। जहां जब आप याद रखिए पिछले वीडियोस में जाइए तो वहां पर वेबर के स्ट्रैटिफिकेशन की बात की गई है। तो वेबर ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में किन 3 पॉइंट्स को बताया था, क्लास स्टेटस एंड पावर कहिए या क्लास स्टेटस एंड पार्टी कहिए, ठीक है, यही बोला गया था। आंद्रे बितई ने इसी तरह से मिलता जुलता कास्ट क्लास एंड पावर, याद रखिए प्लीज डाउनलोड इट इन योर माइंड कि आंद्रे बितई का क्या है, कास्ट क्लास एंड पावर। एंड आंद्रे बितई इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेबेरियन अप्रोच। व्हाट इज वेबेरियन अप्रोच? वेबेरियन अप्रोच क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू वेबेरियन अप्रोच द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 3, क्लास स्टेटस एंड पार्टी और क्लास स्टेटस एंड पावर। ओके, economic, social and political order is justifiable in the context of change and mobility, levels of caste and class consciousness, power structure and emerging value orientation। ये जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया है ये आंद्रे बितई कहते हैं। ओके, आंद्रे बितई आगे अपनी बात को और पूरा करते हुए कहते हैं कि कास्ट कुड बी सीन फ्रॉम द क्लास पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम अपसाइड डाउन रेदर देन फ्रॉम टॉप डाउन व्यू। ओके, ये कहते हैं कि यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में कास्ट को कैसे देखा गया, कास्ट को यहाँ पर क्लास के हिसाब से देखा गया और कैसे देखा गया, अपसाइड डाउन, मतलब अपसाइड से डाउन की तरफ देखा गया, ना कि टॉप डाउन व्यू, ठीक है। Betley observed differentiation of institutional structure and weakening of summation of status in his study of village in South India। याद रखिएगा एंड आंद्रे बितई ने अपने साउथ इंडिया की स्टडी में उन्होंने तमिलनाडु पे स्टडी किया था और इन्होंने ऑब्जर्व किया है, ये टर्म्स आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होते हैं, इंस्टीट्यूशंस आप जानते हैं, इंस्टीट्यूशन आप पढ़े हैं ना, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन को हम क्या कहते हैं, समिति, ठीक है। तो जो समितियों में डिफरेंसेस होता है एंड द वीकनिंग ऑफ समेशन ऑफ स्टेटस, और जो हम सभी के स्टेटस हैं वो उस आधार पे इन्होंने स्टडी करने की कोशिश की है। He also find a very little preoccupation with purity and pollution related rituals। आंद्रे बितई स्टडी ऑफ विलेज श्रीपुरम इन तमिलनाडु, कहाँ पर स्टडी किया इन्होंने तमिलनाडु के श्रीपुरम गांव की स्टडी की। is based on the assumption of rational distinction between the caste, class and power। इस गांव में जा करके इन्होंने इन 3 आधारों पे, कास्ट, क्लास एंड पावर के आधार पर डिस्टिंक्शन खोजने की कोशिश की कि जो व्यक्ति हैं गांव में रहने वाले वो जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे और शक्ति के आधार पर किस तरह से स्ट्रैटिफाइड है सोसाइटी में, एंड चेंजिंग रिलेशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट। और इन्होंने तंजौर डिस्ट्रिक्ट पे काम किया जिसमें कि इन्होंने चेंजिंग रिलेशन देखा, मतलब स्ट्रैटिफिकेशन का चेंजिंग रिलेशन देखा कि किस तरह से लोग स्ट्रेटा पे अप डाउन हो रहे हैं। ब्रॉट टू लाइट द ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर एज वेल एज फोर्सेस ऑफ चेंज दैट वर मेकिंग वे इनटू इट। सबसे बड़ा इनका कंपैरेटिव स्टडी था। कंपैरेटिव स्टडी कैसा कि इन्होंने ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर को उठाया और चेंजिंग कास्ट स्ट्रक्चर को उठाया, मतलब जो पहले ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर थे उसकी चीज़ों को खोजने की कोशिश की। और फिर जैसे जैसे सोसाइटी बदल रहा है, आप जानते हैं कि कास्ट स्ट्रक्चर जो है वो बदल रहा है, तो इन्होंने क्या कारण है उस बदलते कास्ट स्ट्रक्चर का, फोर्सेस, उसको भी पता करने की कोशिश की है इसी तंजौर डिस्ट्रिक्ट में श्रीपुरम विलेज में। अकॉर्डिंग टू हिम, आगे ये क्या कहते हैं इसको देखने के बाद से कि विलेज इज एन एग्रेरियन विलेज। उन्होंने बताया कि जो श्रीपुरम विलेज है वो एग्रेरियन विलेज है, बेसिकली ये कृषक समाज है। द होल विलेज इज डोमिनेटेड बाय द किंग ऑफ द ब्राह्मण। जो पूरा
गांव है मोस्टली वो डोमिनेट किससे है, वो ब्राह्मणों से डोमिनेट है। मतलब ब्राह्मण जो है स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर पे हैं और वही डोमिनेट किए हुए हैं टू लुक आफ्टर द टेम्पल्स एंड अदर बिल्डिंग्स ऑफ द विलेज। क्योंकि गांव के जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं लाइक टेम्पल्स, उस पे ब्राह्मणों का ही आधिपत्य है। इन तंजौर ही फाइंड कास्ट सिस्टम ऑफ द विलेज टू बी मोर रिजिड एंड कॉम्प्लेक्स। उन्होंने तंजौर गांव में कास्ट सिस्टम को बहुत कॉम्प्लेक्स देखा, बहुत रिजिड देखा। मतलब कि कास्ट सिस्टम को बहुत रिजिड तरीके से फॉलो किया जा रहा है। आप आजकल तो मॉडर्न सोसाइटी में कास्ट सिस्टम लिबरल होते चला जा रहा है। आप बॉम्बे दिल्ली में चले जाइए या जितने भी हमारे यूथ हैं या टीनेजर हैं, वो बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करते हैं। पर आंद्रे बेतई का जब ये स्टडी हुआ था उन्होंने, और पर मोस्टली विलेज में आज भी कास्ट सिस्टम रिजिड रोल प्ले कर रहा है। तो जब इन्होंने तंजौर विलेज में ये स्टडी की तो बेसिकली इन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजिड देखा कि कठोर है, इसका नियम से पालन हो रहा है। जो अपर कास्ट में वो अपर कास्ट में, जो लोअर कास्ट में लोअर क्लास कास्ट में। देखिए इन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन के 3 आधार देखे। इन्होंने कास्ट को देखा कि जो कास्ट है बेसिकली 3 में डिवाइडेड है, और जो श्रीपुरम के लोग हैं वो बेसिकली 3 कास्ट में डिवाइडेड है। द पीपल ऑफ श्रीपुरम डिवाइड मेनी कास्ट ऑफ हिंदूज लाइक 3 सब डिवीजन। 3 सब डिवीजन वहां पर देखा जाता है। सबसे पहले वहां पर ब्राह्मण्स का एग्जिस्टेंस है, फिर नॉन ब्राह्मण्स का एग्जिस्टेंस है, एंड आदि द्रविडियंस का एग्जिस्टेंस है। दे आर क्लियरली सेग्रीगेटेड फ्रॉम वन अनदर। उन्होंने आंद्रे बेतई ने देखा कि जो तंजौर में ये स्ट्रैटिफिकेशन है वो क्लियरली सेग्रीगेटेड है। मतलब एकदम साफ सुथरा साफ डिवीजन दिख रहा है कि ब्राह्मण है, नॉन ब्राह्मण्स हैं, आदि ब्राह्मण्स है। The study find that in Tanjore, the ownership of land is not only a source of wealth, it is also a source of prestige and power. इन्होंने देखा कि तंजौर में जिसका भी जमीन पर आधिपत्य है, मतलब जिसके पास लैंड है, जिसका लैंड पे ओनरशिप है, वो सिर्फ वेल्थ के टर्म्स में स्ट्रैटिफिकेशन में ऊपर नहीं है। आप जानते हैं ना स्ट्रैटिफिकेशन का बहुत बेस होता, बहुत आधार होता है। कोई शक्ति के, कोई वेल्थ में, कोई पावर में, कोई प्रेस्टीज में, कोई अपने एजुकेशन में, कास्ट में, क्लास में, बहुत तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन के बेस दिखते हैं, हमें डायमेंशंस दिखते हैं। तो इन्होंने देखा, आंद्रे बेतई ने देखा कि तंजौर विलेज में जो लोग हैं जिनके पास लैंड का ओनरशिप है, जिनके पास जमीन पर कब्जा है, वो सिर्फ वेल्थ में ही रिच नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको बस मान लिया गया कि बहुत पैसे वाले हैं, सिर्फ इसमें नहीं, उनका प्रेस्टीज और पावर भी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। मतलब जिसका लैंड पे ऑक्यूपाइजेशन ज्यादा है, they are rich in terms of prestige and they are rich in terms of power also. Okay, समझ में आया? The class structure which is vertical in nature comprise of 3 economic units in the society. उन्होंने देखा कि कौन कौन सी यूनिट्स, कौन कौन, मतलब जो पूरे तंजौर और श्रीपुरम के जो पीपल हैं उनको 3 भागों में बांटा है। ब्राह्मण लैंड ओनर्स, जो ब्राह्मण है, जो सबसे ऊपर है स्ट्रैटिफिकेशन में, वो लैंड ओनर्स हैं, मतलब उन्हीं के पास जमीन पर कब्जा है या जमीन का मालिकाना हक है। सेकंड, जो नॉन ब्राह्मण्स हैं, टेनेंट्स ऑफ ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मणों के अंदर एक किराएदार के रूप में काम करें, मतलब उनके जमीनों पे वो खेती वेती का काम कर रहे हैं, जिनको हम नॉन ब्राह्मण्स की कैटेगरी में डाला गया है। और तीसरे है आदि द्रविडियन, जो कि ओरिजिनल द्रविडियन है, एंड सब टेनेंट्स हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट हैं और लेबरर्स हैं। ये इन 3 के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, या तो वो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं उस गांव में, या वो लेबर के रूप में है, या सब टेनेंट, टेनेंट के नीचे भी जो सब टेनेंट है वो। ठीक है, in the social stratification system, Brahmins were at the top stratum of the society, non-Brahmins were next to them, and Adi Dravidian were at the bottom of the social stratification. ठीक है, अगर social stratification है, मान लीजिए मान लीजिए इस तरह से सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन दिख रहा है, तो सबसे टॉप पे कौन है? ब्राह्मण है, फिर दूसरे पे नॉन ब्राह्मण है जो कि इस ब्राह्मण्स के टेनेंट्स हैं, और तीसरे पे आदि द्रविडियन दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेटा है, फ्रॉम लो टू हाई और हाई टू लो। ओके, ये आंद्रे बेतई का स्टडी है। ये देखिए मैंने बनाया हुआ है कि ब्राह्मण्स टॉप पे, फिर नॉन ब्राह्मण्स उनके नीचे और आदि द्रविडियन उनके नीचे। ये तंजौर विलेज श्रीपुरम का स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है जिसको आंद्रे बेतई ने स्टडी किया था। आगे इन्होंने क्या बताया कि इन द पॉलिटिकल स्फेयर, चूंकि इन्होंने 3 आधार बताए थे ना,
क्लास, स्टेटस एंड पावर। तो जब ये पॉलिटिकल स्फेयर की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मण्स वर ऑक्यूपाइंग द पावर। आपको पहले ही मैंने बताया कि तंजौर विलेज में या श्रीपुरम विलेज में जिनका लैंड पे ओनरशिप है, सिर्फ वो वेल्थ के टर्म्स में नहीं है, वो इवन प्रेस्टीज और पावर के भी टर्म्स में ऊपर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर यही पॉइंट कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण्स हैं वही टॉप पे हैं लैंड ओनरशिप के मामले में भी, पावर के मामले में भी और प्रेस्टीज के मामले में भी, ओके, और लैंड ओनरशिप के मामले में भी, इन तीनों ही मामले में वो ऊपर है। तो एक्चुअली दे डिसाइडेड द डिस्प्यूट ऑफ द विलेज। जो भी गांव में झगड़ा होता है उसका डिस्प्यूट कौन करता है सॉल्व? ये ब्राह्मण्स करते हैं, बिकॉज दे आर ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रेटा, ओके। बिफोर 1920 द ब्राह्मण्स ग्रुप वर एंजॉइंग द पॉलिटिकल पावर। अब आंध्र बितई ने, हमने बताया ना कि आंध्र बितई का और क्या था, कंपैरेटिव स्टडी किए थे इन्होंने, ट्रेडिशनल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम भी दिया और व्हाट आर द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इन तंजौर विलेज, इसको भी स्टडी करने की कोशिश की। तो इन्होंने बताया कि 1920 के पहले तो यही वाला स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम पाया जाता था, पर और जो ब्राह्मण्स थे वही पॉलिटिकल पावर को भी इंजॉय किए थे। नॉन ब्राह्मण्स एंड आदि द्रविडियन वर हैविंग नो से इन द विलेज पंचायत, उनका विलेज के पंचायत में कोई रोल नहीं होता था। इसको आंध्र बितई ने क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी कहा है, ठीक है। इस चीज को, ये टर्म्स याद रखिएगा, इस टर्म्स को आंध्र बितई ने दिया क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी। मतलब कि ब्राह्मण जो है वो पॉलिटिकल पावर को भी इंजॉय कर रहे थे, लैंड ओनरशिप को भी इंजॉय कर रहे थे और प्रेस्टीज को भी इंजॉय कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो नॉन ब्राह्मण्स और आदि द्रविडियन थे उनका विलेज पंचायत में कुछ भी रोल नहीं था, और इसको आंध्र बितई ने क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी टर्म दिया है, ओके। अब अलग हम ये तो आंध्र बितई की स्टडी थी, मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव में जब भी स्ट्रैटिफिकेशन आएगा आप इन्हीं लोग को लिखेंगे, उसमें मैक्स वेबर और मार्क्स नहीं लिखेंगे। अब भी आपने आंध्र बितई को लिखा, अब अनिल भट्ट की स्टडी को हम पढ़ते हैं। अनदर नोटवर्दी मल्टी डायमेंशनल स्टडी कवरिंग कास्ट, क्लास एंड पॉलिटिक्स इज बाय अनिल भट्ट। अनिल भट्ट का क्या टर्म था? कास्ट, क्लास एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। भट्ट की जो स्टडी थी वो है कंपैरेटिव सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। कंपैरेटिव सोशल स्ट्रैटिफिकेशन लाइक आंध्र बितई, जिसमें कि कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन विद द मॉडर्न वन। जो भी मॉडर्न है स्ट्रैटिफिकेशन का सिस्टम, उसका ट्रेडिशनल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम से कंपेयर करना, इसको अनिल भट्ट ने किया है अपने स्टडी में। But study show the pattern and degree of relationship between the caste, class and politics। इन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि कास्ट, क्लास और पॉलिटिक्स, मतलब जो हमारी जाति है, जो वर्ग है और जो राजनीति है, उनके बीच में कितना रिलेशनशिप है। The degree of status concurrence, the extent of socio-economic and political inequalities, impact of democratic political structure on the caste system। इन सब चीज़ों की स्टडी करने की कोशिश की कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनइक्वालिटी क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, जो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था आ गई है उसका स्तरीकरण की व्यवस्था पर क्या असर पड़ा है। मतलब डेमोक्रेसी से स्ट्रैटिफिकेशन तो कहीं ना कहीं से कमजोर तो पड़ा ही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल की बात करते हैं। मतलब उसमें हम हर व्यक्ति के महत्व को दिखाते हैं, और स्ट्रैटिफिकेशन में एक वर्ग विशेष ऊपर रहता है, एक वर्ग विशेष उसके नीचे होता है, एक वर्ग विशेष उसके नीचे होता है। तो समहाउ कहीं ना कहीं से डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रैटिफिकेशन के थोड़ा सा अलग काम करता है। इसको इन्होंने अनिल भट्ट ने शो करने की कोशिश की। भट्ट डील्स विथ इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ caste as a group in relation to other caste, and the caste system as a dimension of social stratification in relation to socio-economic and political dimension। इन्होंने इंडिविजुअल मेंबर, जैसे कास्ट है, अगर है कोई जाति में एक व्यक्ति है, कई व्यक्तियों से मिलकर तो जाति बनता है, तो इंडिविजुअल पे भी काम किया। अब कास्ट एज अ ग्रुप की, कई कास्ट मिल करके जब एक ग्रुप बना रहे हैं, इस पे भी काम करने की कोशिश की। पूरे कास्ट सिस्टम पे इन्होंने काम करने की कोशिश की। तो ये सब चीज़ों को अनिल भट्ट ने देखा है। उसी तरह से अब हम लोग के.एल. शर्मा की स्टडी पढ़ेंगे। के.एल. शर्मा ने इंडियन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। याद रखिए, कभी भी एग्जाम में आ सकता है।
द स्टडीज ऑन कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन, द मल्टी डायमेंशनल स्टडी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। एक तो इंडिया का कोर है कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन, उसको तो पढ़ने की कोशिश की है, साथ में कास्ट के अलावा और भी स्ट्रैटिफिकेशन के क्या आधार हैं उसको भी जानने की कोशिश की है। तो पहले में द स्टडी ऑन कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन इन द फर्स्ट कैटेगरी, कास्ट इज व्यूड एज अ सोल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल रैंकिंग, कास्ट मॉडल ऑफ इंडियन सोसाइटी। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जब भी हम इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे कास्ट को तो हमको सोल पॉइंट में रखना ही रखना होगा। तो इन्होंने पहले कैटेगरी में कास्ट को सोल पॉइंट पे रखा ही रखा है। मतलब इंडियन सोसाइटी का के स्ट्रैटिफिकेशन को जब समझने की कोशिश की है तो कास्ट को तो एकदम आधार बना करके ही क्या लिखा है इन्होंने। दूसरा बताया है कि सिर्फ कास्ट तो है ही है, सोल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ही है, बट कास्ट के अलावा कुछ और भी कारण है इंडिया में स्ट्रैटिफिकेशन के, लाइक इकोनॉमिक पोजीशन, स्टाइल ऑफ लाइफ, education, occupation. These are also be the considered as the basis of evaluation of social position in a given community or caste. मतलब these are also the responsible factor for the stratification. Like if some people are very educated, तो क्या कहेंगे, they are on the high strata of the society. Some people who are literate, they are on the low strata of the society. If the status of life of any people is advanced, so it may be on the top of the stratification system of India. And some people who have low lifestyle, have no paying capacity, तो क्या होगा, वो स्ट्रैटिफिकेशन के नीचे पे आ जाएगा। तो ये सब भी तो आधार है ही ना स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम को पढ़ने के लिए। तो के.एल. शर्मा ने स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम को इन दो तरीकों से समझने की कोशिश की थी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आंधे पितई, अनिल भट्ट, के.एल. शर्मा, इनको पढ़ने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मैकिम मैरियट और भी दूसरी स्टडीज को पढ़ाऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि फिर क्या होता जाएगा ना कि एक साथ इतना सारा चीज देने पे आपको माइंड क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है ना। तो आज फिर से रिवीजन हो जाए, आज हमने किस किस को पढ़ाया। इंडियन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझने के लिए, इंडियन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, वेस्टर्न नहीं, वेस्टर्न सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी तो वहीं से शुरू हुई है, मार्क्स ने दिया, वेबर ने दिया, किंग्सले डेविस ने दिया, रुन्स, फिर ये तो क्लासिकल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी। उसके बाद मॉडर्न सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में रुन्सीमैन, गोल्डथ्रोप, इन लोगों की स्टडी को पिछले वीडियो में मैंने दिया। अब इस वीडियो में मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रही हूँ स्ट्रैटिफिकेशन को, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंडिया में जब भी स्ट्रैटिफिकेशन पे काम हुआ है तो किन लोगों ने मूलतः काम किया है, लाइक आंधे पितई और अनिल भट्ट, के.एल. शर्मा, इन तीन लोग की स्टडी को मैं इस वीडियो में आपको दी हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को मेरे सपोर्ट करिए ताकि मैं और समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाऊं। एक एंथुजियाज्म होना चाहिए। चलिए रखते हैं, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। आप सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।